हेलो बच्चों, कैसे हो? धुरंधर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी माइंड नागौर की तरफ से। आज हम लोग 12th का जो पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट 2 हम लोग आज देखेंगे। हमने कल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर आर क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या है? लंबाई। ए क्या है? क्षेत्रफल। एल लेंथ है, ए क्या है? एरिया है। ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि क्या आता है, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट percentage change of resistance if length of wire is increase and percentage of initial length। ठीक है बच्चों, क्या है कि अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को n% बढ़ाते हैं तो उसका वायर का रेजिस्टेंस कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ये बोर्ड में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नीट में तो काफ़ी, जेई में तो बहुत अच्छा आता है। जेई में तो इसको हम लोग बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, आर को। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि हमने एक वायर ले लिया। ठीक है, एक हमने वायर ले लिया ये, ठीक है, ये एक वायर है जिसका ये जो एरिया है, एरिया ए हो गया, लेंथ ले लिया मैंने एल, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब मैंने क्या किया, इस वायर की लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इस वायर की लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज कर दिया मैंने n%। ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया, लेंथ मैंने एल डैश कर दिया और एरिया इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ मैंने इसकी कर दिया एल डैश और एरिया हो गया ए डैश। ठीक है, और रेजिस्टेंस हो गया आर डैश। ठीक है बच्चों, अब इसका n% इंक्रीज करें। कितना बच्चों? n%। तो n इंटू एल बाई 100 नेगा 0.01 इंटू एन एल, इतना परसेंटेज हो गया। तो एल डैश तुम्हारा कितना होगा? एल डैश बच्चा आपका होगा एल प्लस, इतना इंक्रीज करते हैं 0.01 एन एल। यहाँ से एल ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा? 1 प्लस 0.01 एन आ गया। ये हो गया इसकी लेंथ हो गया बच्चों। ठीक है, और चूंकि लेंथ बढ़ाओगे तो इसका एरिया भी चेंज होगा। तो बचपन में हम लोग ने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम सेम होता है। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2। इनिशियल एरिया कितना? ए है, लेंथ एल है। ए डैश हो गया, लेंथ कितनी है? एल, 1 प्लस 0.1 एन, यहाँ से ये कट गया तो ए डैश कितना आ जाएगा? ए अपॉन 1 प्लस 0.01 एन, ये आ गया एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का एरिया कम होगा। जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का एरिया कम होगा। तो अब क्या करेंगे इसका?
आर डैश निकालेंगे। आर डैश क्या होगा, रो सेम होता है, वायर सेम है, एल डैश अपॉन ए डैश। रो हो गया, एल डैश कितना आपका, एल डैश है एल इंटू 1 प्लस 0.01 एन। ए डैश तुम्हारा क्या है, ए अपॉन 1 प्लस 0.01 एन। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो आर डैश आपका आएगा रो एल बाई ए। क्या आएगा, रो एल बाई ए ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 0.01 एन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई। अब इसको ले सकते हैं बच्चा हम लोग आर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई। बेटा मैथ में फॉर्मूला तुम्हारा होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x तुम्हारा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, x 1 से बहुत ही कम है, तो आप ले सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ जाएगा आर डैश कितना होगा, रो एल बाई ए 1 प्लस ये 2 यहाँ जाएगा 0.02 इंटू एन आ गया। ये हो गया आपका आर डैश का फार्मूला। अब कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, उसका फार्मूला होता है बेटा परसेंटेज इंक्रीजिंग। क्या होता है, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। आर डैश क्या है, आर डैश तुम्हारा क्या है, रो एल बाई ए 1 प्लस 2.01 एन। ठीक है, फिर माइनस रो एल बाई ए, ये हो जाएगा अपॉन रो एल बाई ए इंटू 100। रो एल बाई ए यहाँ से काट देंगे, कितना आएगा 1 प्लस 0.2 इंटू 0.01 एन माइनस 1। ये कट के कितना इंटू 100 कट गया, कितना आएगा 0 इंटू 0.01 एन इंटू 100 कितना आएगा, ये आएगा 2n परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि किसी वायर की लेंथ हमने 2% बढ़ा दी, किसी वायर की लेंथ हमने 2% बढ़ा दी, तो आपका उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, तो यह n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हो जाएगी तुम्हारी, n का 2, तो 4% उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमेशा ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये n तुम्हारा यहाँ पे आएगा 2 हो जाएगा। क्लियर होगा मेरी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट इस फॉर्मूले में रखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक हमने वायर ले लिया, सिंपल सा वायर ले लिया मैंने, ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस लिए मैंने आर का रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। अब इस वायर के रेजिस्टेंस को मैंने एक सेल से जोड़ दिया ऐसे, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है। ये हो गया ईएमएफ, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। आर को बोलते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध, तो स्मॉल आर को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है बच्चों, होता क्या कि सेल के अंदर केमिकल होते हैं, सेल के अंदर केमिकल होता है। सेल का काम क्या होता है, किसी भी सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो सेल के अंदर केमिकल होते हैं, तो सेल क्या करता है, आयन को मूव कराता है। ठीक है, आयन को मूव कराएगा, चार्ज को मूव कराएगा। तो सेल के अंदर चार्ज मूव करेगा तो सेल का केमिकल उस चार्ज को मूव करने से रोकेगा। तो सेल के अंदर भी चार्ज को अगर मोशन कराते हैं, ठीक है, तो उसको मोशन करने में जो अपोज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस पोल, ये हो गया प्लस पोल। होता क्या बच्चों, ईएमएफ होता क्या है कि हमने एक प्लस क्यू चार्ज को,
प्लस क्यू चार्ज को सेल के माइनस पोल से उठाया, इसको उठाकर प्लस पोल तक ले गए, ठीक है। फिर प्लस पोल से लेने के बाद फिर यहाँ से इसको ऐसे ले गए, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, ठीक है। ऐसे घुमाते हुए प्लस क्यू चार्ज को यहाँ ले गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेल के माइनस पोल से प्लस पोल तक क्यू चार्ज को ले गए, फिर पूरे सर्किट में घुमाए, जब पूरा चार्ज अब ऐसे घूमते हुए वापस आ जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी आई करंट इसमें फ्लो करने लगेगी बेटा। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट आई फ्लो करेगी क्योंकि चार्ज इधर मूव कर रहा है। बात समझ में आई? तो होता है क्या बच्चों कि ईएमएफ क्या होता है, इसको बोलते हैं ई इक्वल टू क्या, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क अपॉन क्यू, यानी कि किसी भी क्यू चार्ज को, क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्यू चार्ज को सेल सहित, किसी भी क्यू चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में घुमाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क और चार्ज के अनुपात को, वर्क और चार्ज के रेशियो को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। भी बोल रहा हूँ मैं, हमने क्या किया कि प्लस क्यू चार्ज को माइनस पोल से उठा के प्लस पोल तक ले गया, तो माइनस पोल से प्लस पोल तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर बाहर निकालने के बाद यहाँ से पूरे सर्किट में घुमाया, ठीक है। तो इसमें वर्क क्या होगा तुम्हारा, होगा वर्क टोटल किसे कहेंगे कि चार्ज को पहले इंटरनल सेल के अंदर, इसे बोलते हैं इंटरनल, आंतरिक, इंटरनल ले आ गया, फिर एक्सटर्नल घुमा रहे हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू टोटल, ठीक है। अब डब्ल्यू टोटल तुम्हारा क्या होगा, देखो डब्ल्यू टोटल इक्वल टू डब्ल्यू इंटरनल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। डब्ल्यू इंटरनल क्या होगा, पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, इस चार्ज को हम इस पॉइंट ए से बी तक ले जाएंगे, जब चार्ज ए से बी तक मूव करेगा तो करंट आई फ्लो करेगी, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, वो होगा वी ए बी, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, ठीक है। जब करंट तुम्हारी क्या होगी बच्चों, प्लस से ए से माइनस की हो, देखो यहाँ पे करंट तुम्हारी क्या हो रही है, करंट तुम्हारी देखो यहाँ से यहाँ तक करंट मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ प्लस है जो कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू होगा आई आर, ओम्स लॉ बोलता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब मैंने पढ़ाया था कि वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन किसको ले जा रहे हैं, क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आएगा तुम्हारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बच्चों आपका आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू इंटू क्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू होगा क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अब ये माइनस बी तुम्हारा क्या, आई आर, तो क्यू इक्वल टू होगा आई आर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को सेल के बाहर, यहाँ देखो यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से, यानी सेल के बाहर यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तुम्हारा इतना होगा। अब डब्ल्यू इंटरनल निकालते हैं, डब्ल्यू इंटरनल क्या होगा तुम्हारा, होगा यही होगा, देखो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है मेरी बात, समझे कि नहीं। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ लिखेंगे V, ठीक है,
V हो गया I क्या हो गया, Q हो गया Q इंटू आई करंट हो गया तुम्हारा, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। फिर समझिए मेरी बात, Q चार्ज हो गया, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ देखिए सेल के अंदर चार्ज को Q को घुमाया, कितनी करंट फ्लो करेगी I, R क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ रखा मैंने, तो V इंटरनल आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ रखेंगे, तो W टोटल कितना आएगा, W टोटल आपका आएगा, क्या रखा है मैंने, क्यू आई आर प्लस क्यू आई स्मॉल आर। अब इसको हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में, तो E इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, इक्वल टू होता है W टोटल अपॉन Q। तो यहाँ से क्यू आई आर प्लस क्यू आई स्मॉल आर इंटू क्यू, क्यू कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्यू आई ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा आर प्लस आर इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ से कट गया, तो E कितना आया आपका, E आया आई आर प्लस आर, यहाँ से I निकल गया, I हो गया E अपॉन आर प्लस आर। यानी कि जब हम किसी भी सेल को सर्किट से जोड़ेंगे, किसी भी सेल को सर्किट से जोड़ेंगे, तो उस सेल से निकलने वाली करंट क्या होगी, सेल का EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई, किसी भी सेल से निकलने वाली जो करंट होगी आपकी सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सम के रेशियो के बराबर होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिया गया आपका, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये आर हो गया, ईएमएफ ई हो गया, ये प्लस ये, यहाँ से आई करंट फ्लो करिए बच्चों, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट ऐसे जा रही है, ये आर है, ये आई करंट हो गया, ये आई, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, इसको कितना होगा आई इंटू आर। अभी बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ पे कि E इक्वल टू क्या है, आई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, बात समझ में आई, सॉरी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इसको यहाँ ले जाएंगे, आई आर इंटू आई स्मॉल आर इक्वल टू ई, इसकी जगह ले लेंगे वी ए माइनस वी बी प्लस आई आर इक्वल टू ई, तो इनकी बीच का वोल्टेज कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आएगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ई माइनस आई आर के बराबर होगा। देखो जैसे जैसे करंट फ्लो करती जाएगी इसका ईएमएफ कम होता जाएगा, सेल का वोल्टेज, ईएमएफ तो वही रहेगा, वोल्टेज होता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ से करंट निकलती है तो बेटा इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन, सेल डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, सेल डिस्चार्ज तुम्हारा हो रहा। ठीक है, अगर सपोज सेल ले लिया मैंने ऐसे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये प्लस माइनस ये ई, ठीक है, करंट ऐसे आ रही है, ऐसे करंट आ रही है, इसके अंदर करंट आ रही है, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन, क्या बोलते हैं, चार्जिंग कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तुम्हारा क्या होगा, ई प्लस आई आर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ई आर होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी, बैटरी कैसे कहते हैं, बैटरी, बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तीन टाइप का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा तुम्हारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड तुम्हारा होता है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
और थर्ड तुम्हारा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, समानता क्रम, मिक्स क्रम, ठीक है। तो हम सेल को, जैसे एग्जाम्पल, क्या आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में क्या होता है, बहुत सारे सेल लगे होते हैं, बहुत सारे सेल के क्या बनती है, बैटरी बनती है। आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें जो बैटरी है 500 वाट की बैटरी मान लो है, तो 500 वाट की बैटरी है, उसमें बहुत सारे सेल ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं। तो सेल को मिलने से क्या बनता है, बैटरी बनती है, ठीक है ना। पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या है बच्चों, कि प्लस माइनस अल्टरनेट पे होते हैं, प्लस माइनस के अल्टरनेट पे होते हैं। सपोज मैंने मान लिया ऐसे सेल ले लिया, ऐसे E1 एक सेल ले लिया, रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्टेंस ले लिया मैंने R1, रजिस्टेंस ले लिया मैंने R1। दूसरा सेल ले लिया मैंने ऐसे, ऐसे ले लिया, ऐसे N सेल ले लिया मैंने, ठीक है। इनको मैंने एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये हो गया R, तो ये हो गया प्लस माइनस E1 R1, E2 R2, प्लस माइनस E3 R3, ये होगा प्लस माइनस E4 R4। तो देखिए बच्चों, सबसे करंट निकलने वाले करंट ले लिया मैंने I, सबसे मिलके I करंट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या बच्चों कि ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है, इधर है। ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर तुम्हारा होता है। ईएमएफ का डायरेक्शन है, सब तीनों डायरेक्शन में है। तो ई नेट को हम लिखेंगे, ई नेट को लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 डाइडेस EN हो गया, ठीक है। आर नेट एक ही रेजिस्टेंस तुमको दिया गया, तो आर नेट तुम्हारा क्या होगा, आर हो गया। इस सीरीज में है तो स्मॉल आर नेट तुम्हारा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डाइडेस RN हो गया। अब आई निकल रही है, इन सबसे मिलकर निकलने वाले करंट क्या ले लिया मैंने, आई ले लिया। तो आई तुम्हारा होगा ई नेट अपॉन आर नेट इंटू स्मॉल आर नेट। ये आपको यहाँ दिया गया है, इसको यहाँ रख देंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ से करंट निकल जाएगी। बात समझ में आई। तो सेल से निकलने वाले करंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात देखो बच्चों, अगर मैं मान लूँ कि E1 E2 E3 E4 सब सेम है, तुम्हारा ले लिया मैंने E, ठीक है। और R1 R2 R3 R4 ले लिया मैंने R। तो ई नेट तुम्हारा क्या होगा बच्चों, ई नेट तुम्हारा होगा ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना हो जाए, एन तक है तुम्हारा, क्या आएगा, एन ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आर नेट तुम्हारा क्या होगा, R1 प्लस आर, सॉरी आर प्लस एन, क्या आएगा तुम्हारा, एन आर हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ रखा मैंने I इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि अगर हमने n सेल ले लिए,
एन सेल ले लिया मैंने और सबका ईएमएफ सेम है, सबका विद्युत भागबल सेम है, सबका आंतरिक प्रतिरोध सेम है। उन सबसे को हमने श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ दिया। जब आप उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो उनमें निकलने वाली जो करंट होगी तुम्हारी कितनी होगी, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब देखो बच्चों, मैंने मान लिया केस नंबर वन, इफ यदि आर की वैल्यू स्मॉल एन आर से ज़्यादा है, यानी कि जो सेल हम यूज कर रहे हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, जीरो कर दिया मैंने। तो आई कितना होगा, एन ई अपॉन आर, इसको लिया मैंने जीरो, तो कितना आएगा, एन ई बाई आर। इसको लिख सकते हो एन इंटू करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, एक बात याद रखना कि अगर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो उनको आप सीरीज में जोड़ेंगे। बात समझाएं, किसी भी आपके सारे बहुत सारे सेल, मान लो 5 सेल आपके पास हो गए हैं, उन सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो उन सेल को आप सीरीज में जोड़ेंगे तब आपको ज़्यादा करंट मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 5 सेल जोड़ा है तो 5 सेल की करंट कितनी होगी, 5 इंटू ई बाई आर, ठीक है, ये ई बाई आर हो गया। अगर मैंने ये ले लिया मैंने कि अगर एक्सटर्नल ये तुम्हारा ज़्यादा है, केस नंबर 2, ठीक है, एन आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है आर से, यहाँ आई कितना होगा, एन ई अपॉन एन आर, एन आर प्लस आर। अब इसको कर देंगे जीरो, ठीक है, अब इसको कर देंगे जीरो, सॉरी इसको तो कर चुके जीरो, एन आर प्लस आर। अब आर को ले लिया मैंने जीरो कर दिया तो क्या होगा, बहुत ही कम है, तो एन ई अपॉन एन आर कट गया। ई कितना आया, ई अपॉन आर, यानी कि करंट ऑफ वन सेल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है, उसको अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो आपने 5 सेल जोड़ा है तो आपको 1 सेल की करंट मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसको आप सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। सीरीज में अगर आप जोड़ेंगे तो आपने जोड़ा है 2 सेल तो करंट मिलेगी 1 सेल की, जोड़े हैं 4 सेल तो करंट मिलेगी 1 सेल की। बात समझ में आई। सेकेंड लिखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, ऑफ सेल। हमने ले लिया ऐसे, एक सेल ले लिया ऐसे, E1 हो गया R1, ये प्लस माइनस ऐसे, प्लस माइनस E2 R2, ऐसे करते करते एन सेल हो गया, इसको आपने मिला दिया ऐसे, इन सबको मैंने एक वायर से जोड़ दिया, ऐसे मैंने जोड़ दिया आर से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने एन सेल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो आई नेट का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, आई नेट इक्वल टू, तो इन सबसे निकलने वाली करंट, सपोज इससे करंट निकल रही है I1, इससे निकल रही है I2, इससे निकल रही है I3, ये सबको मिलकर आई नेट हो गया, ठीक है। तो आई नेट का फॉर्मूला आपका होगा बच्चों, आई नेट इक्वल टू, आई नेट इक्वल टू होगा ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर नेट।
अब देखो बेटा, ये मैंने पढ़ाया था ईएमएफ तुम्हारा सेम होगा, यानी कि ये सेल इस दो पॉइंट के बीच में बंधा हुआ है, सारे सेल ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है पोजीशन पे, कहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे सेल जो होंगे ए और बी पे जुड़े हुए हैं, तो इसका ईएमएफ सबका क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं E1, E2, E3 सब सेम होगा, सबको E3, E4 सब सेम ले लिया मैंने, ई ले लिया मैंने। ठीक है, सब सेम होगा तुम्हारा, इसको ले लिया मैंने, ई ले लिया मैंने, ठीक है, ई हो गया, सब सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट के बीच का ईएमएफ सेम होगा। अब आर नेट तुम्हारा एक ही रेजिस्टेंस से आर हो गया, इसको निकाल लेंगे। तो 1/R नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R3 प्लस 1/R4 डायरेक्ट रेस। तो यहाँ रखेंगे आई नेट मालूम हो जाएगा। अब फिर क्या ले लिया मैंने, सबको ई ले लेंगे यहाँ पे। तो अगर R1, R2, R3, R4 सब ले लिया मैंने R, E1, E2, E3, E4 सबको ले लिया मैंने, E ले लिया मैंने, यहाँ रखेंगे। तो 1/R नेट, 1/नेट क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डायरेक्ट करते थे एन तक है, तो आप लिख सकते हैं 1/R नेट क्या हो जाएगा, N/R। तो R नेट कितना आएगा तुम्हारा, हो जाएगा R/N आ गया, ये हो गया R/N हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ रखा है मैंने, ठीक है। तो आई नेट इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, ई नेट ई होगा, ये होगा R प्लस R/N, इसको लेंगे एलसीएम, NE अपॉन NR/R, ये आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल लेते हैं तो उनसे निकलने वाला नेट करंट क्या होगा, NE/N प्लस R। अब केस नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, इफ R इज ग्रेटर देन R, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्या जोड़ा मैंने, तो एन आई नेट इक्वल टू कितना होगा, NE, ठीक है, इसको कर देंगे 0, तो 0 प्लस R क्या आएगा, N इंटू E/R, क्या हो जाएगा, आई नेट तुम्हारा कितना आएगा, नेट करंट N इंटू करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा करंट प्राप्त करना हो तो आप क्या करेंगे, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। तो आपने आप जितना भी सेल जोड़ेंगे उतनी करंट आपको मिलेगी। तो अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जोड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट लिखो बेटा, अगर R की वैल्यू R से बहुत ही ज़्यादा है, क्या लिखेंगे, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, यहाँ पे इसको कर देंगे 0, क्या होगा तुम्हारा, NE अपॉन, इसको कर दिया मैंने 0, तो NR, यहाँ से कर कितना रहेगा, E/R आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू करंट ऑफ वन सेल, करंट ऑफ वन सेल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो उनको अगर आप समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो आपको करंट बहुत ही कम मिलेगी। आपने 5 सेल जोड़ा है तो करंट मिलेगी 1 सेल की। तो इसलिए सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध कम होता हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो उसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट में लोग आएंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा किरचॉफ लॉ, ठीक है।
किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है ना। तो जेई में तो आती है, मेंस एडवांस में। तो हम लोग के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, नोडल वाला निकालते हैं, डेल्टा स्टार मेथड निकालते हैं, नोडल वाला पॉइंट होता है, वो आपके बोर्ड में नहीं है, वो हम लोग जेई में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए इतना बहुत है।